दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 33वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 25 जनवरी को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। कल जो 32वां पेपर हुआ उसमें दो बच्चों ने मुझे फोन करके पर्सनली एक बात बोली कि उसमें जो सीआई और एसआई वाला सवाल था उसका कोई और तरीका भी हो सकता है क्या सवाल को लगाने का। आइए पहले तो हम उस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल उसमें बेसिकली ये था, नाम हो सकता बदल जाए। सवाल ये था, राम श्याम को 5 लाख रुपया 12% 3 वर्ष सीआई, और राधा गीता को यही 5 लाख रुपया 15% 3 वर्ष एसआई, इन दोनों का अंतर निकाल। सवाल मूल रूप से ये था। सवाल में मैंने जो आप लोगों को बताया था, एसआई तो इसका बहुत क्लियर है कि इसका जो एसआई है, एसआई बराबर क्या होता है, आर गुणे टी। मतलब ये परसेंट का मामला है, मतलब 15 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 45%। और 1% की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, 5,000 रुपया। मतलब 45 गुणे 5,000 बराबर 55 25, 5 चौके 20 और 2 22, 2,25,000 ये मिलेंगे आपको एसआई में। अगर मैं बात सीआई की करूं तो सीआई में मामला यहां पर था 12% का, तो 12% का मामला था तो 12% की वैल्यू कितनी, 12/100, या मैं इसको बोल सकता हूं 3/25। मतलब मामला था 25 से 28 का, 3 साल है मतलब खाते। ये सवाल था आपका। अब 25 की घाते 3 तो सभी को पता है, लेकिन 28 की घाते 3 करने के लिए मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया था। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सिंपली फॉर्मूला, ए की घाते 3, 3a² बी, 3ab² और बी की घाते 3। ये देखिए 512, इनका मान हासिल में चला जाएगा। 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा ये 64, 360, 384, 38, 8 तिरिक 24, 24 चौके 96 और ये 8, ये कितना हो जाएगा 2, 51 और 4 55, 38 5 43, 43 और 6 49, 9 4 13 और 8 21। ठीक है, अब इसमें इसका मामला कितना है, ये हो गया 15,625 और ये कितना हो गया 21,952। इन दोनों के बीच का अंतर, तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 चला गया 2, 9 में से 6 चला गया 3, 21 में से 15 चला गया 6। ये था मामला। ठीक है, देखिए 12 में से 5 चला गया 7, 4 में से 2 चला गया 2, 9 में से 6 चला गया 3, 6,327। अब ये वाला जो डाटा है ये किसके बराबर है, 5 लाख के बराबर। तो मैंने आप लोगों को इसमें बताया था ये मामला है 25 गुणे 25 गुणे 25 का। पहले इसको 25 से काटिए, 25 दूनी 50, फिर और 25 से काटिए तो ये 2 जीरो और 800, फिर 125 से काटिए तो 25 से आई 75, 25 दूनी 50, मतलब इसमें 32 का गुणा करना है। तो 32 तक के 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 और 2 22, 32 दूनी 64, 32 तिहाई 96 और 32 छक्के 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और 1 19 हो जाएगा। तो ये 4 22 और 4 26, 2 6 2 8 6 14, 4 1 9 1 10, 10 2 12, 19 और 1, ये था मामला। अब इनके बीच में अंतर कितना है, 2,24,464 रुपए। 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 4 चला गया 0, अच्छा 2 0 सॉरी गलत लिख गया मैं, 202,464। 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2 और ये 2। उत्तर कितना रहा था, 22,536। ये एक तरीका है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। 28 की घाते 3 का मामला है, एक तरीका मैंने ये समझाया। ठीक है, आप लोग तीनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, ये वाला मामला बिल्कुल नहीं बदला था। इसमें मैंने आप लोगों को बोला था सियाई निकालने के तरीके में, क्योंकि सारे बदलाव सियाई में ही आने हैं। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था 3 साल का मामला है, तो मैंने आपको ये बताया था 3, 3 और 1। अब देखिए 5,000 का 12% कितना हो जाएगा, 5 लाख का 60,000 रुपया। फिर 60,000 का 12% कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, 7200 रुपया। और 7200 रुपए का 12% कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84 और 2 86। अब इन तीनों को 3 में इसका गुणा, 3 का इसका गुणा, इसका गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000। 60 त्याई ये कितना हो जाएगा 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6 3 सत्ते, और ये कितना हो जाएगा 864। ये कितना है 4, ये 6, 8 6 14, 1 1 2, 8 2 10 और 1 1। ये मामला था। देखिए यही चीज यहाँ पे भी आई थी 202464, घटाएंगे तो वही उत्तर आ जाएगा 22,536। एक तरीका ये था। ये दो तरीके कल मैंने आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ क्या है, ब्याज निकाला जा रहा है। एक तरीका यह है कि हम ब्याज को निकाले नहीं, हम सीधे प्रतिशत में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। अब देखिए अगर मान लीजिए, अब इसको फिर से आप मिटा लीजिएगा। अब मैं इस पूरे डाटा का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। देखिए अब इस सीआई निकालने के एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब दर ही दर निकालना हो, देखिए 12% है तो 12, 12 की घाते 2, 12 की घाते 3, और ये ध्यान रखिएगा मामला 3, 3 और 1 का। 12 है तो 12 त्याई ये सब परसेंट में है, 12 त्याई कितना हो जाएगा 36, ये 12 144, और 12 की घाते 3 कितना होता है 1728। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव और यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव। अब आप गुणा कर लीजिए। देखिए 12 त्याई 36, इसका गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, और यहां तो कुछ होगा ही नहीं। अब अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आएगा 36 और 4 40 दशमलव। इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9, 3 और 1 4, और ये 28। इतने परसेंट ब्याज इसको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ ब्याज कितनी मिल रही थी 45%। इन दोनों को आप घटा दीजिए। अब देखिए 45 में से 41 घट जाएगा 4, इन सबको जीरो बनाना है तो 8 2 10, 2 1 3, 7 3 10, 9 1 10, 0 4 1 5 5 10। इतना परसेंट अंतर है, और 1% की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपया। तो ये 3 जीरो इसके हटेंगे तो ये जो दशमलव वो हट के यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। 5 का गुणा मार दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36, 5 25, 5 चौके 22,536। ये डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं। मूल रूप से जो अंतर है वो है सीआई में। एसआई का मामला बिल्कुल वही है। तो अगर किसी को ये वाला तरीका, ये वाले तरीके में बस एक चीज है कि आपको 12 का स्क्वायर और 12 का क्यूब, ये तीनों याद होने चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दूसरे वाले में दशमलव 2 अंक के बाद और यहाँ पर दशमलव 4 अंक के बाद ही लगाते हैं, और यहाँ मामला 3 3 1 का ही रहता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आज के पेपर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको बोल रहा है 77.50 रुपए पर केजी की दाल को 83.50 रुपए पर केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि औसत मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसे मैंने आप लोगों को बताया था, मिश्रण का एक हिस्सा एक तरफ, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ, दोनों को मिलाने के बाद जो आता है वो बीच में आता है। बस ध्यान में ये रखना है कि तीनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मामला है ही नहीं, सभी में क्रय मूल्य ही दिया हुआ। देखिए यहाँ पर मामला कितना है, यहाँ पर मामला है 77.5 का, यहाँ पर मामला कितना है 83.5 का। मिलाने के बाद जो मामला हो रहा है वो कितने का हो रहा है 80 का। बड़े में से छोटे को घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 3.5, इसमें से इसको घटाना है तो 77.5 नहीं 80 में से मैं 78 घटाऊंगा 2 और 5 को पूरा बनाने के लिए ये। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी दशमलव के बाद एक, दोनों दशमलव कैंसिल, तो 5 सते 35, 55 25, उत्तर हो जाएगा 7:5, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। मिश्रण का बहुत ही
बेसिक सा सवाल कहा जाएगा ये, क्योंकि मिश्रण जब अपन शुरू करते हैं तो उसी टाइम पर ये चीज आप लोग को बताई जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिखा हुआ है वही आप निकाल लीजिए। एसबीसीपी का आपको रेशियो मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो सामने दिख जाएगा। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 28 वस्तुओं की जो एसपी है वो 16 वस्तुओं की सी बराबर है। तो एसपी टू सीपी बराबर कितना हो जाएगा 16 अनुपात 28। 4 से कटेंगे तो ये 4 और ये कितना है 7। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 4 और क्रय मूल्य कितना है 7, मतलब हो क्या रहा है, हानि हो रही है। और हानि कितने की हो रही है तो 3 की हो रही है। हानि हो रही है कितने पर 3 पर, लेकिन आपको प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि और बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना 100। हानि कितने की है 3 की, क्रय मूल्य कितना है 7 और गुणे कितना 100, मतलब 300 बटे 7। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अठे 56, 4 बचेगा, 7 पना 35, 42.86। 8 5 आ रहा है यहाँ, 8 6 दिया उसने, एक और अंक तक निकाला होगा। हो क्या रही है हमारी हानि, मतलब इसका भी उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% प्रतिवर्ष की दर से, देखिए दर तो 5% है लेकिन अर्धवार्षिक हो जाएगी तो 2.5% हो जाएगी, भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 रुपए जमा किए, मतलब 2 बार जमा किए, एक बार 1 जनवरी को किए और वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उसे मिलने वाला ब्याज। अच्छा सवाल कहा जाए। पहली बात तो यह है जब कभी भी अर्धवार्षिक का मामला होता है तो दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो 5% का आधा करोगे तो उत्तर कितना आएगा 2.5%, और 2.5% का मतलब होगा 2.5 बटे 100, दशमलव हटाओगे 0, काटोगे तो आ जाएगा 25 चौके 100, 1 बटे 40। अब ये जो 1 बटे 40 है मतलब 40 से पूरा मामला कितना हो जाएगा 41। 40 से मामला कितना हो रहा है 41। अब 2 बार जमा किया जा रहा है। देखिए 1 जनवरी को जो मामला जमा किया गया तो 1 साल के बाद ये पूरा मामला बन जाएगा 2 साल का, मतलब एक बार तो स्थिति ये रहेगी। ये कब की बात है 1 जनवरी वाले। दूसरे वाले मामले में चूंकि 6 महीने का रहेगा तो ये मामला होगा 40 से। अब देखिए यहां पर भी उसने कितने जमा किए हैं 1600 रुपया, यहां पर भी उसने कितने जमा किए हैं, यही तो मामला है। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आएगा 1600 और ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 1600 ये हो जाएगा। अब ये 1600 और ये 1600 तो बराबर ही है, मतलब यहां पर उसको जो ब्याज मिला वो कितने का मिला, ठीक है। ये इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे 4 चौके 0 से 0 सॉरी और 4 चौके 16, मतलब कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब इसी में आप जो है इसका ब्याज कितना था 1 था, तो 1 में आप कितने का गुणा कर दो 40 का, मतलब यहां पर ब्याज कितना मिलेगा 40 रुपए। इस जगह 81, इस जगह 40, मतलब टोटल ब्याज उसको मिलेगा 121 रुपए दिया है, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। यहां इस बात को समझिए जरा सा। 1 जनवरी को जो उसने जमा किया, चूंकि मामला अर्धवार्षिक है तो 6 महीने की, मतलब मामला कितने का हो गया 2 साल का। जुलाई में जो मत जमा किया दिसंबर तक, उसमें 1 ही साल का कैलकुलेशन होगा। अब 40 से 41 का मामला है तो 40 स्क्वायर 1600, 41 स्क्वायर 1681, मूलधन ही आपको 1600 दिया हुआ है, मतलब वहां पर तो ब्याज 81 रुपए मिलेगी, ये आपको 81 रुपए मिल गए। दूसरे वाले में मामला 40 से 41 का था, मतलब ब्याज कितना था 1, और 40 की वैल्यू 1600 रुपए दी गई थी, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बराबर 40 हो जाएगा। 1 बराबर 40, ब्याज 1 ही है, मतलब यहां पर ब्याज मिलेगा 40 का। 81 का ब्याज 1 जनवरी वाले पे, 40 का ब्याज जो है 1 जुलाई वाले पे, मतलब कुल मिला के जो ब्याज उसको मिलेगा वो मिलेगा 121 रुपए, और यही आपका सवाल था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।
विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत। ठीक है, इस बात को समझिए जरा। पहली बात इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो अवैध मत होते हैं वो हमेशा उसमें घटते हैं जिसका मान नहीं दिया गया होता। जैसे यहां पर आपको बोला विजेता उम्मीदवार को 50% मत मिले हैं, मतलब ये घटेंगे किससे? हारने वाले। अगर बोल देता हारने वाले को 40% मत मिले हैं या 30% मत मिले हैं, तब वो घटता किससे? और जो जीत और हार का अंतर होता है वो होता है जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के मतों के बीच का अंतर। अब यहां बात को समझिए जरा सा। अब मैं आप लोगों को बोला जो टोटल मत होते हैं हमेशा वो कितने होते हैं? 100%। जो नहीं पढ़े वो कितने नहीं पढ़े? वो नहीं पढ़े कितने? 10%। मतलब जो पढ़े वो पढ़े कितने हैं? ठीक है, अब देखिए जो अवैध मत है, अवैध मत कितने हैं? अवैध मत है एक। विनर को जो मिल रहे हैं, विनर को क्या मिल रहे हैं? पंजीकृत मतदाताओं का 50%। पंजीकृत मतदाता कितने हैं? 100। तो 100 का 50% मतलब इसको कितना मिलेगा? 50%। तो लूजर को कितना मिलना चाहिए? पढ़े तो टोटल 90 है, विनर को 50 मिल चुका है, मतलब लूजर को कितना मिलना चाहिए? 40%। अब विनर का मामला तो यहां पे दिया गया है, मतलब ये जो अवैध मत है वो इसके खाते से कटेंगे। किसके खाते से कटेंगे? लूजर के खाते से। मतलब लूजर के मत हो गए 40% माइनस 100 50। अब जो सवाल होता है, जीत और हार का अंतर होता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। अब देखिए 50% माइनस 40%, माइनस का गुणा उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 150 बराबर कितना है? ये आपका सवाल है। अब यहां देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। ये वाला डाटा उधर जाएगा तो 350 माइनस 150 मतलब कितना हो जाएगा? 200। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। ये आपका सवाल है। अब यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पराजित उम्मीदवार के प्रतिशत मत। पराजित उम्मीदवार के प्रतिशत मत। अब जो पराजित उम्मीदवार है, पराजित उम्मीदवार को 1% में है और एक किस में है? एक किसमें है? मतों में। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो मतों को आप प्रतिशत में बदल दो। लूजर को कितना मिला है? 40% माइनस 150। अब आपको इसको मतों में बदलना है तो 1% की वैल्यू अगर 20 है तो आप 20 का भाग दे दीजिए। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। ये हो गया। अब 40 में से 7.5% घटाएंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 32.5%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां पर दो बातें समझने की हैं। बात नंबर 1, पहली बात, अगर ये बोल रहा पंजीकृत मतों का 50% मिला है मतलब उसको 50 ही मिला है। अगर बोल देता पढ़े मतों का 50% मिला है मतलब फिर 90 का 50। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, विनर और लूजर के बीच में जो जीत और हार का अंतर होता है वो विनर और लूजर के बीच का फर्क होता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अवैध मत हमेशा उसके प्रतिशत से घटते हैं जिसका जिक्र सवाल में नहीं किया गया। यहां विजेता का जिक्र है, हारने वाले का जिक्र नहीं है, इसलिए जो 150 अवैध मत है वो हारने वाले के मतों में से घटेंगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, ए 12 दिनों में एक कार्य का 2/5 भाग, बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में। दिनों की संख्या ज्ञात करें ए और बी। पहले तो पूरे काम के लिए निकालें। जब ए की मैं बात करूंगा तो ये कर रहा है 2/5 भाग, कितने दिनों में कर रहा है? ये 12 दिन। तो अगर एक भाग निकालेंगे तो 2 छक्के 12, मतलब जो एक भाग करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 6 गुणे 5 मतलब कितने दिन में करेगा? 30 दिन। बी जो कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है? बी कर रहा है 7/8 भाग 21 दिनों में। 7/8 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 21 दिनों। फिर वही बात, 7 त्रिक 21 मतलब ये एक भाग करेगा कितने दिनों में? 8 गुणे 3 मतलब कितने दिनों में? बस यही आपका डिफरेंस था। अब आपका सवाल ये बन गया, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है,
बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब आप लगा लीजिए सवाल। अब तो सवाल आपके लिए बहुत इजी हो गया है। ये 30 दिन 24 दिन वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 120। एलसीएम निकाल लिया। इफिशियंसी इसकी 4, इसकी 5, दोनों की मिलाकर के इफिशियंसी हो जाएगी 9। उत्तर कितना आ जाएगा? 120/9 दिन। अच्छा, काट दिया इसने, 3 त्रिकाई 9, 40 तिहाई 120, मतलब उत्तर हो जाएगा 40/। ठीक है, भाग का मतलब एक बात आप समझ लीजिए, पूरे काम को हमेशा एक भाग, जैसे अपन बोलते हैं 25 दिनों में एक काम किया, 25 दिनों में कोई काम करा, मतलब एक काम का कितने भाग करेगा? 1/25। 1/25 भाग, 1/25 भाग बराबर 1 दिन, इसलिए 1 भाग बराबर 25। ठीक है, मतलब ये टोटल काम करने का जो टाइम है, ए के लिए 30 दिन है और बी के लिए 24 दिन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। बी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर ए से? अब देखिए, मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज बोली है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में दूरी समान और समय समान से लेकर के 70 से 75% सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में क्या है, देखिए ए यहां से चला ए, और बी भी यहीं से चला, ये कहीं पर जाकर के, ठीक है, मतलब दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या है? समान है। अब अगर दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात है वो क्या होता है? उल्टा होता है। और यहां पर जो चाल दी गई है, चाल ए की कितनी दी गई है? ए की दी गई है 4। बी की कितनी दी गई है? तो बी की दी गई है 10। मतलब इनका जो रेशियो है ये है 2, और ये स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब समय का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? इसका जस्ट अपोजिट, मतलब 5। और ये सवाल है। अब देखिए, सवाल में जो आपको बोला वो ये बोल रहा है कि वो 5 घंटे के बाद चला, मतलब दोनों की टाइमिंग के बीच में जो फर्क है वो कितने घंटे का है? 5 घंटे का। सवाल में मुझे कितना दिख रहा है? 3 का, मतलब 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 5, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5/3, मतलब कितना हो जाएगा? 25/3। बी का पूछा हुआ है, बी प्रारंभ से कितनी दूरी पर ए से मिलेगा? चाहे इसको निकाल लीजिए चाहे इसको निकाल लीजिए, दूरी समान ही है, लेकिन आप लोगों के संतोष के लिए मैं इसको कर देता हूं। तो 2 गुणे 5/3, मतलब कितना हो जाएगा? 10/3। ठीक है, अब आपसे दूरी पूछी जा रही है, तो दूरी बराबर होता क्या है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो होता है। अब चाल इसकी कितनी थी? 10, और समय इसको कितना लगा? 10/3, मतलब 100/3, या मैं इसको बोल सकता हूं 33 सही 1। ये देखिए, ये दिया हुआ है 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। ठीक है, कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगे वो? 33 सही 1/3 किलोमीटर के। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है भाई? 2πRh, और ये व्यास दिया हुआ है, मतलब d बराबर कितना दिया हुआ है? 56, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा? 56/2, मतलब कितना हो जाएगा? 28, और h की वैल्यू दे रखा है 18। ये आपका सवाल है। अब आपको इसमें पेस्ट कर देना है, मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है? 28 गुणे ऊंचाई कितनी है? 18, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 18 अट्ठे 144 गुणे 22, 4 दूनी 8, 4 4 8 दूनी 16 हासिल की 1, 4 1 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हासिल की 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 3168। ये आपके सवाल का जवाब है, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर। सवाल में ज्यादा कुछ था ही नहीं, त्रिज्या और ऊंचाई सीधे सीधे दे दी गई थी, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल के फार्मूले में दोनों की वैल्यू को पेस्ट कर दीजिए, उत्तर आपके सामने। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
10%, 15% और 20%। सवाल ये कई बार आ चुका है, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर प्रतिशत दे करके प्रतिशत वाला मामला ही पूछा जाता है तो फॉर्मूला यूज होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 का परसेंट। ठीक है, अब चूंकि 3 है, ये तो 2 के लिए ही है, तो पहले हम 2 को पकड़ लेते हैं, बाद में हम तीसरे को भी ले लेंगे। 2 को मिला के 1 हो जाएगा, और फिर वो 1 और 1 जो बचा हुआ है वो मिला करके फिर वो 2 हो जाएंगे। अब यहां देखिए, पकड़ना किसको है, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूं। तो देखिए 10 धन 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100, 1 2 1 2, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 बराबर ये कितना हो गया 28%। अब 28% ये हो गया, दूसरा वाला कितना है 15%। तो फिर वही चीज 28 प्लस 15 माइनस 28 गुणे 15 बटे कितना, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 20 14, ये कितना 28 5 33 10 43 माइनस 14 तिरिक 42 1 0। 43 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 38, और 2 को पूरा बनाने के लिए 8 की जरूरत है। उत्तर हो जाएगा 38.8%, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। वैसे इस सवाल को देखकर ही आप बता सकते हैं, 88 हो नहीं सकता, 3.88 हो नहीं सकता, 0.388 हो नहीं सकता, उत्तर 38.8। लेकिन अगर लगाने की बात आएगी तो 28% और 15%, 28% मिलता था हमें 10 और 20 से, 15% बचा हुआ था तो उस 15 का हमने दोबारा निकाला। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई 15 फुट 12 फुट 9 इंच। अच्छा, इंच भी। फिर क्या दिया हुआ है 16 फुट 3 इंच, और फिर क्या दे दिया है 23 फुट। अब यहां अगर देखिए, एक डाटा है जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा और वो है 23। क्यों? क्योंकि 23 क्या है प्राइम नंबर है, और फुट में से कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो 23 से कट जाए, जो 23 से कट जाए। एक्चुअली अगर मैं इसको इंच में बदलूं तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 12, ये हो जाएगा 12 गुणे 12 और धन कितना 9, ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 12 और धन कितना 3, और ये हो जाएगा 23 गुणे 12 और धन कितना 6। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस पूरे सवाल में जो उत्तर है 9 इंच 3 इंच और 6 इंच, यहीं से उत्तर निकलेगा, और इन तीनों का जो HCF है वो 3 इंच है, इससे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगर इसको लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 180, 144 और 9 153। ठीक है, 16 दूनी 12 छक 72, 192 और 3 195, और 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 और 6 कितना हो जाएगा। अब यहां पे आप देखिए 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। ठीक है, ये सब इंच में आ गया। फिर इसके बाद देखिए 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। कट किससे रही है 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 1 10 5 15, 8 2 10 2 12, ये दोनों 9 से कट रहे हैं, लेकिन ये दोनों 9 से भी नहीं कट रहे हैं, लेकिन सारे के सारे किससे कट रहे हैं 3 इंच। और ये आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए था, कारण यह है कि 23 फुट वाले में कहीं पर भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा। 9 इंच 3 इंच और 6 इंच का जो HCF है वो 3 इंच होगा। अब आपके दिमाग में आएगा यहां तो इंच है ही नहीं, इंच यहां पर है कैसे, क्योंकि 15 गुणे 12 हर फुट में इंच ऑलरेडी रहता है, इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा 3 इंच। बात करते हैं अगले सवाल की। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर, शेष वेतन का 1/3 हिस्सा भोजन पर। शेष का सवाल है, एक 40 रुपए अन्य खर्चों के लिए रखती है। 40 रुपए मतलब इन दोनों को खर्च करने के बाद उसके पास कुल 40 रुपए, मतलब बाद का मान दिया हुआ है, पहले का मान पूछ रहा है, पहली बात। दूसरी बात शेष की बात कर रहा है। शेष का मतलब होता घटा घटा, जैसे अगर परसेंट में दिया होता 20% खर्चा कर दिया, मतलब बचा कितना 80। अब यहां पर आप देखिए, ये पहले मान लीजिए उसकी कमाई कितनी थी x थी,
5/8 खर्चा कर दिया, मतलब बचेगा कितना 3/8। 1/3 खर्चा कर दिया, मतलब बचेगा कितना 2/3। और फाइनली उसके पास 40 रुपए बचे हुए। 3 से 3 कैंसिल, 2 चौके 8, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणे 4 बराबर कितनी हो जाएगी 160 रुपए। यही आपके सवाल का जवाब है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी, केवल मामला ये था बाद की वैल्यू देके पहले की वैल्यू पूछा हुआ है पहली, और दूसरा मामला ये था कि शेष की बात किया हुआ है। शेष की बात किया हुआ है मतलब आपको घटा करके लिखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वही संख्या। अरे एक संख्या है उसका 40% मतलब 40/100, 15% मतलब 15/100, और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है वो काट लीजिए। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15। ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते थे। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ कितना बचा हुआ है 100, मतलब आंसर हो जाएगा 500, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल कहे जाएंगे, ये वाला भी और इसके पिछले वाला भी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित वार्षिक 5,000 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि गणना किए गए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए। देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब भी अंतर की बात की जाती है और स्पेशली अगर 2 साल के लिए बात की जाती है तो बेहतर ये है सवाल को आप फॉर्मूले से लगाइए। और फॉर्मूला क्या है, जब बात 2 वर्ष के अंतर की होती है, 2 वर्ष के अंतर की CI और SI की, तो फॉर्मूला होता है x बराबर PR²/100²। ये देखिए, अब अंतर कितना दिया हुआ है 72, ये 72 हो जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा तो गुणे 100 और ये गुणे 100। ठीक है, P आपको कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया। R की वैल्यू आपको, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 5 दूनी 10, मतलब R² बराबर कितना हो जाएगा 144। तो R की वैल्यू हो जाएगी √144, और 144 का वर्गमूल होता है 12, मतलब उत्तर हो जाएगा 12%, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज CISI में ये है कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल को आपको अटेंड कैसे करना है, कौन से तरीके से आप उसको अटेंड करेंगे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक स्थान तक गया 30 किलोमीटर की चाल से वापस आया। देखिए, एवरेज का सवाल है, 2 घंटे का समय लगा तो उस स्थान की दूरी कह दीजिए, दूरी कह दीजिए, चाल कह दीजिए, बात वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 से गया, यहाँ दूरी समान है, तो मामला क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज स्पीड कितनी होती है 2AB अपॉन A प्लस, और यहाँ पर A कितना है 20 और B कितना है 30। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे 20 धन, अब ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर स्पीड पूछ रहा है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर आपसे चाल दूरी पूछी जा रही है तो उत्तर कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। ये मामला। हाँ, अब एक बात जरूर है, यहाँ अगर 2 घंटे की बजाय टाइम ज्यादा दिया गया होता, 3 घंटे दिया गया होता, तो फिर आपको निकालना पड़ सकता था, आधा करना पड़ता। 24 तिहाई 72, 72 का आधा कितना हो जाता 36। बात करते हैं अगले सवाल की। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। शिक्षक के भार को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि अगर किसी समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या चला जाए, तो उस व्यक्ति का जो भार होता है या जो उसका वजन होगा वो क्या होगा, औसत प्लस संख्या गुणे, अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि या कम हो रहा है तो कम। अब देखिए, औसत इसका कितना था 55, संख्या कितनी हो गई 45, ये थे, एक और जुड़ गया तो कितने हो गए 46, और 300 ग्राम ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में दे रहा है तो ये 0.3। अब देखिए कितना हो जाएगा 55 प्लस 3 छक्के 18,
3 चौके 12 और 1 13, 5 3 8, 5 1 6, उत्तर हो जाएगा 68.8 kg और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। वीर 200 अमरूद 1800 रुपए में खरीदता है। कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। शेष अमरूद को 14 रुपए प्रत्येक की दर पर बेचता है और 230 का लाभ कमाता है। देखिए लाभ कमा रहा है। सीपी इसका कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है 1800 रुपए। प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 230 रुपया। अब जो इसका एसपी है मतलब जो इसका विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? 2030। मतलब उसने कुल मिलाकर के 2030 रुपए कमाए। कैसे कमाए? 14 रुपए में एक अमरूद को बेच करके। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल उसने कितने अमरूद बेचे? खरीदे उसने 200 थे, खरीदे उसने 200 थे। अगर मान लीजिए उसने 150 बेचे मतलब 50 अमरूद उसने फेंक दी। यही चीज यहां पर है। अब देखिए अब संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 2030 बटे कितना? 14। 14 कम 14 6 63, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 145। मतलब उसने 200 खरीदे थे लेकिन बेचे कितने हैं? 145। मतलब जो फेंके वो फेंके कितने? 200 में से 145 को घटा दीजिए, उत्तर कितना आ गया? 55। अब आपसे पूछ क्या रहा? प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब प्रतिशत का मामला है तो 55 अमरूद उसने फेंके हैं। 200 में से प्रतिशत का मामला है तो गुणे 100, 1 2 1 2। 55 में अगर मैं इसका भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। उत्तर कितना हो जाएगा? 27.5%। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना समय लेता है। सुजय अकेला उस कार्य को 8-6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक ही काम की बात हो रही हो तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना जितना दिया हुआ है उसका एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुना और 3 गुने का 6। मतलब जिसको सबसे ज्यादा समय लग रहा है उसको समय कितना लग रहा है? 6। यहां पर आप देखिए यहां पर कितने की बात हो रही है? 2 गुने की और 3 गुने की। तो इसका जो टोटल एलसीएम हो गया वो 6 हो गया। अब देखिए कौन कौन लोग हैं? राज है, सुजय है और रौनक है। 3 लोग हैं। अब इसका टाइम देखिए, एक कार्य में राज सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना, मतलब सबसे ज्यादा समय राज ले रहा है। इसका हो गया 6। ठीक है, अब राज जो है वो सुजय से 2 गुना मतलब इससे 2 गुना समय ले रहा है, मतलब इसका 3, और इससे 3 गुना ले रहा है मतलब इसका 2, और 6 3 2 का एलसीएम भी कितना आएगा? 6। तो इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1, इसकी कितनी हो जाएगी? 2, और इसकी कितनी? 3। अब बोला कि सुजय अकेला उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये टाइम वास्तव में टाइम है नहीं, ये कितने दिन है? 6 दिन। तो वर्क जो है वो कितना हो जाएगा? 6, और क्षमता कितनी है? 2, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी। ठीक है, अब तीनों का मिलाकर के पूछ रहा है, मतलब राज प्लस सुजय और प्लस रौनक। ये कितना है? 2 1 3 3 6। ये टोटल कितना है? 12। तो 6 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर कितना हो जाएगा? अब अगर यहां आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेम काम की बात हो रही हो तो क्षमता हमेशा क्या होती है? एक दूसरे की अपोजिट। अब जैसे देखिए क्या बोल रहा है? राज सुजय से 2 गुना। राज और सुजय का, ये मैं क्षमता की बात कर रहा हूं। समय अगर 2 गुना लग रहा है मतलब इसकी क्षमता 1 है और इसकी 2 है। रौनक से राज और रौनक का जो मामला इससे 3 गुना लेता है, मतलब इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 3 है। ये देखो ये दोनों बराबर है। तो अब अगर मैं बोलूं राज सुजय और रौनक की जो इफिशियंसी है, इसकी राज की कितनी है? 1 है, सुजय की कितनी है? 2 है, रौनक की कितनी है? और अब आपको बोला कि इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 6। मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। अब तीनों का मिला करके पूछ रहा, तो तीनों को मिला करके 2 1 3 और 1 3 2 5 1 6, तो 12 बटे 6 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा?
ये था आपका सवाल। ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए अनुपाते बी बराबर 5 अनुपाते 1, 3a प्लस 4b अनुपाते 3a माइनस 4। वैल्यू पे पुट कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए सवाल आपको बोल रहा है 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, मतलब 3a/4b भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, बताता हूं मैं उसका। देखिए अब देखिए कितना है, 3 गुणे 5 माइनस प्लस 4 गुणे 1 बटे 3 गुणे 5 माइनस 4 गुणे, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 19 अनुपाते 11। ये आपका ठीक है, कुछ करना ही नहीं था, ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी थी, वही आप पुट कर दीजिए, उत्तर आपके सामने। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 15% और 6% की क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,588 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए इसको भी दो तरीके से लगा सकते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य x है, 15 की छूट दे दिया मतलब मामला कितने का हो गया 85 का, 100 की 6 की छूट दे दिया मतलब मामला कितने का हो गया 94 का, और दिया कितना है 9,588। अब अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना आ जाएगा 17, ये 20, ये कहां से कटेगा 2 से ही कटेगा, 47, और ये कितना 50। अब देखिए ये कट रहे होंगे, 17 से इसको काटेंगे 17 पना 85, 10 108, सीधा सीधा मामला है 108, 17 छक्का 102, 17 चौके 68, कट गया ये। 47 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 47 से कम 47, 9 बचेगा, 47 दूनी 94। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यहां से कितना बचा हुआ है 50, यहां से कितना बचा हुआ है 20, 5 दूनी 10, 12, 5 दूनी 10, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, उत्तर हो जाएगा 12,000 रुपए, और ये दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सवाल है, जब कभी भी रुपये का मामला हो, अगर यही प्रतिशत पूछ लिया गया तो हम a प्लस बी माइनस ए बी 100 से आगे बढ़ते। यहाँ पर रुपया दे करके रुपया पूछा हुआ है, सीधे सीधे लगा दीजिए सवाल को, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाद का मान दिया हुआ है, पहले का मान पूछ रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। दो संख्याएं 5 अनुपात 9 के अनुपात में है, लघुत्तम समापन 405 है, संख्याएं क्या। अच्छा सवाल का, इसे मैं आप लोगों को दो बातें बता दूं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक है 12 और एक है 20। अगर मैं इसका HCF निकालूं तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4। अब ये संख्या क्या हो गई 4 गुणे 3, और ये संख्या कितनी हो गई 4 गुणे 5। इसका अगर मैं LCM निकालूं तो LCM कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको 3 को A मान लूं और 5 को B मान लूं, और ये जो 4 है, ये 4 क्या है वास्तव में HCF है, ये तो HCF है, ये तो HCF है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहली संख्या जो रहती है, पहली संख्या बराबर होता है HCF गुणे जो दूसरी संख्या होती है वो कितनी रहती है HCF गुणे B, और जो LCM रहता है वो होता है HCF गुणे A। ये है मामला। अब इस सवाल में आप देखिए ये A की वैल्यू दी गई है, ये B की वैल्यू दी गई है, यहां से HCF गायब है, यहां से क्या है HCF गायब है, A और B की वैल्यू आपको दी गई है। अब अगर आपसे क्या पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहां से अगर मुझे HCF निकालना हो तो HCF बराबर क्या हो जाएगा LCM अपॉन A इंटू B। मतलब इसका अगर मुझे HCF निकालना हो तो कितना हो जाएगा LCM कितना दिया गया है 405, ये है 5 और ये कितना है 9, 5 8 40, 5 1 5, 9 9 81, मतलब HCF बराबर कितना हो जाएगा 9। तो जो पहली संख्या होती है वो होती है HCF गुणे A, तो HCF है 9 और संख्या कितनी है 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 45। जो सेकंड नंबर होता है HCF 9, संख्या भी 9, ये कितना हो जाएगा 81, मतलब उत्तर आ जाएगा 45 और 81, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये वाला जो फंडा है ये आपकी समझ में आना चाहिए।
एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी। कभी भी अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो कॉमन नहीं होगा जब वो रेशियो देगा, तो कॉमन नहीं है तो वो होती है ए और बी। उसको एलसीएम से आप भाग दे दोगे दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। उसी का गुणा पहली और दूसरी संख्या में ए और बी में कर दीजिए, आपको दोनों संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक मकबरे में 3.5 मीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया। अर्धगोलाकार, ये ध्यान रखिएगा, पेंट किया जाता है मतलब या तो वक्र पृष्ठ या तो संपूर्ण पृष्ठ। पेंटिंग की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात भी देख लीजिए, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, हम मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे क्योंकि दशमलव भी लगा हुआ है। तो गुंबद को अंदर से पेंट करने की, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ, क्योंकि गुंबद बैठा हुआ है, मतलब ये खोखला गोला है, मतलब ये मामला कुछ ऐसा है, ये मामला कुछ ऐसा है। गुंबद को ऐसे बैठा दे तो ये वाला हिस्सा तो पेंट करना ही नहीं है। अब पेंट जो आपको करना है वो कौन सा हिस्सा पेंट करना है, ये वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। पहली बात, अब इसमें दो तीन चीजें जो आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है, पहले तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए। तो 3.5 गुणे 100 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया हुआ है डी बराबर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 350 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है अर्धगोलाकार, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई सवालों में पता है, बस वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। देखिए 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर की वैल्यू है 175 गुणे 175 और लागत कितनी है 20 पैसा, मतलब 0.2। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब देखिए इसको गुणा कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 25 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना बचेगा 25 दूनी 50, ये हो गया। अब देखिए 22 पंचे 110 और दूनी 220, 220 गुणे 175। अब इसको आप इसी का गुणा मारिए, 5 दूनी 10, शून्य हासिल आई 1, 7 5 12 दूनी 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल आई 2, 7 1 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 की 8 हासिल आई 1, 2 1 कम 2 और 1 3 और 1 0। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 38,500 रुपए, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर काफी अच्छा कहा जाएगा, पिछले पेपर की तुलना में तो काफी अच्छा पेपर था। पिछले पेपर में जो बच्चे फंसे होंगे निश्चित तौर पर उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा जरूर मिला होगा। यह पेपर एवरेज पेपर कहा जाएगा, बहुत सरल भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। जीडी के हिसाब से जैसा पेपर होना चाहिए वैसा पेपर है, इसे हम मॉडरेट लेवल पर रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था कि वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो भी, और आ रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट तो मारिए, हमें भी तो पता लगे कि हमारी जो मेहनत है वो किस दिशा में जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में चल रहे हो। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।